चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल हमने इस चैप्टर में कल्चर और हेरिटेज किसे कहते हैं इसके बारे में समझा था। कल्चर मीन्स कहलाता है द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका, हमारा रीति रिवाज, हमारा जो है वो ये खाने पीने का तरीका, हमारा जो है वो रहने का तरीका, काम करने का तरीका, इन सब का टोटल वो एक तरह से हमारा कल्चर बनता है। और हेरिटेज, हेरिटेज मीन्स कहलाती है हमारी विरासत, जो चीज़ें या जो टैलेंट या जो भी जो है वो ये स्किल या कुछ भी जो हमें हमारे फोर फादर्स से मिलते हो, जो हमें हमारे दादा परदादा से मिला हो और जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें हमेशा आगे बढ़ती रहती हो, तो उसे हेरिटेज कहते हैं ना। हेरिटेज मतलब विरासत, जो जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को जो है वो ये मिलता रहता हो। इन हेरिटेज में हमने दो टाइप्स के हेरिटेज देखे थे, एक थे नेचुरल हेरिटेज और दूसरा कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज के बारे में समझा था कि हमारी जो है वो कुदरती विरासत, जो नेचुरली चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ये नेचुरल हेरिटेज में हमने समझा था। और कल्चरल हेरिटेज, जिनमें जो है वो ये मेन मेड चीज़ें आती हैं। मेन मेड चीज़ों में हमने देखा था कि हमारा कल्चरल हेरिटेज, वो इंडिया का ये हेरिटेज 5000 साल पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक मेन मेड कितनी सारी चीज़ें बनी हैं, कितने सारे जो है वो ये महल, बिल्डिंग, फोर्ट्स, टेम्पल, मॉस्क्यूज, इसके अलावा कितने सारे ऐसे प्लेसेस हैं, कितनी सारी जो है वो ये मूर्तियाँ, स्टैच्यूज, स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए हैं। ये सब हमारा कल्चरल हेरिटेज आता है। हमने ये देखा था, अब हम लोग चैप्टर में उन कल्चरल हेरिटेज से ही कंटिन्यू करें। और सबसे पहले हम लोग उस कल्चरल हेरिटेज के कुछ नाम देखें। जो पहला टॉपिक आता है कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। गुजरात में कौन कौन सा कल्चरल हेरिटेज है, मतलब मेन मेड चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हज़ारों साल पहले बनाई गई थी और हर जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ती ही जा रही है। ध्यान देना, ये सब प्लेसेस के नेम हैं, जैसे कि लोथल जो ढोलका तालुका में है, रंगपुर जो लिमड़ी तालुका में है, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान देना, ये सब नेम है। ढोलावीरा ये प्लेस जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ जो राजकोट में है ना। ये सब पूरी की पूरी सिटी है जो वहाँ पर देखने लायक है, जिसकी एक तरह की आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। उस पूरी सिटी की बनावट वो कितने सालों पहले से जो है वो ये ऐसी बनी हुई है और आज तक फेमस है। इनके अलावा कितने सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो गुजरात में पिलग्रिम प्लेसेस कहलाते हैं। पिलग्रिम प्लेसेस, ध्यान देना, पिलग्रिम प्लेसेस मतलब यात्रा स्थल, जहाँ पर लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं। ऐसे कितने सारे पिलग्रिम प्लेसेस हैं, जिनमें अगर आप नाम देखो ना, तो विक्ट्री टावर ऑफ वड़नगर, वड़नगर में जो है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, जूनागढ़ में राजा अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन, मतलब पत्थरों पर जो है वो पत्थरों से बने हुए वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, लिखी हुई चीज़ें हैं पत्थरों से, जो जूनागढ़ में है। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, मोढेरा का सूर्य मंदिर। गेट ऑफ चंपारण, चंपारण का गेट, द्वार वहाँ का, बहुत बड़ा गेट वहाँ पर जो है वो बना हुआ है चंपानेर सिटी में। रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, सिद्धपुर सिटी में आया हुआ रुद्र महालय टेम्पल। मनसार लेक ऑफ विरमगाम, विरमगाम का मनसार लेक वहाँ का तालाब। जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद। झूलता मीनारा, शेकिंग टावर्स, सीदी सैयदनी जाली, टेम्पल ऑफ हती सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन। ठीक है ना, ये झूलता मीनारा, सीदी सैयदनी जाली, टेम्पल ऑफ हती सिंह, ये सब अहमदाबाद में है। दूसरा सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब। राजमहल ऑफ वडोदरा, वडोदरा का राजमहल। टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, मोहब्बत खान का टॉम्ब, उनकी कब्र। पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी, नवसारी की पारसी अग्यारी है ना, पारसियों का जो टेम्पल कहलाता है वो, एटसेट्रा। ये सब चीज़ें वो गुजरात की पिलग्रिम प्लेसेस हैं, यात्रा स्थल माने जाते हैं। इनकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस बहुत है ना। ये सब नेम है, हर सिटी में जो है वो ये ऐसी प्लेसेस आए हुए हैं। इनके अलावा अब अगर आप दूसरा देखो, तो दूसरे भी कितने सारे प्लेसेस हैं
जिनकी एक अलग ही जो है वो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है ना, धार्मिक जगह जो मानी जाती है ना, धार्मिक प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं वो, जिनमें अगर आप देखो तो द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, नेम ध्यान देना, द्वारका का द्वारकाधीश टेम्पल, श्रद्धापीठ, श्रद्धापीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य का श्रद्धापीठ, उनका टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, सोमनाथ टेम्पल जहाँ पर है, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से, कहते हैं शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बनासकाठा में आया हुआ अंबाजी का टेम्पल, बहुचराय जी टेम्पल जो पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, रणछोड़ राय टेम्पल जो डाकोर में है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और श्यामला जी टेम्पल जो अरावली डिस्ट्रिक्ट में है, एटसेट्रा। ये सब प्लेसेस वो धार्मिक जगह हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं ये सब। और दूसरा, गुजरात की दूसरी प्लेसेस जो टूरिस्ट प्लेस की तरह फेमस है, टूरिस्ट प्लेस मतलब घूमने लायक यहाँ की जगह, घूमने लायक जगह, जैसे हमारे गुजरात के तो पता है वो टूरिज्म में भी कहते हैं ना, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, जिनके अंदर ये प्लेसेस सबसे ज़्यादा जो है वो ये फेमस है। जैसे कि अगर आप देखो पोलो फॉरेस्ट जो विजयनगर साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में है, पोलो फॉरेस्ट वहाँ की सबसे बेस्ट जो है वो ये घूमने की जगह साबरकाठा में। काइट फेस्टिवल या कांकरिया कार्निवल जो अहमदाबाद में होता है, काइट फेस्टिवल होता है ना कच्छ में, अहमदाबाद में। इसके अलावा कांकरिया कार्निवल, अहमदाबाद का कांकरिया तालाब है, वहाँ पर हर साल कार्निवल होता है, हर साल वहाँ पर एक फेस्टिवल की तरह जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो पूरे गुजरात में देखने लायक है, पूरी गुजरात से लोग वहाँ आते हैं। ताना रीरी फेस्टिवल वड़नगर, वड़नगर में भी ताना रीरी वो फेस्टिवल होता है, एक तरह का जो है वो ये, उस त्यौहार में वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, बराबर, कि जहाँ पर भी पूरी इंडिया से जो है वो लोग आते हैं, सिर्फ गुजरात नहीं बाहर से भी। नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोढेरा, मोढेरा में जो है वो ये उत्तर गुजरात का, नॉर्थ गुजरात का डांस फेस्टिवल वहाँ होता है। यहाँ तो रणोत्सव इन कच्छ, कच्छ में हर साल ठंडी के मौसम में वहाँ रणोत्सव होता है, वाइट डेजर्ट देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। ये सब टूरिस्ट प्लेसेस है ना। इसके अलावा दूसरी टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि जैन एंड बुद्धिस्ट केव आर ऑल्सो सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। गुजरात की कितनी सारी जगह पर जैन रिलीजन और बुद्धिस्ट रिलीजन की केव्स, गुफाएं देखने को मिलती हैं। जो प्लेसेस हैं वड़नगर, तरंगा, खंबालिया, श्यामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक, झगड़िया एटसेट्रा। ये सब प्लेसेस हैं कि जहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन की केव्स देखने को मिलता है। ये भी हमारे यहाँ की जो है वो समझो टूरिस्ट प्लेसेस है। तो देखो गुजरात में भी तो कितनी सारी जगह हैं जो देखने लायक हैं। और सिर्फ यही नहीं, गुजरात दूसरा फेमस है वो है अपने फेयर्स के लिए, फेयर्स ऑफ गुजरात। ये सब नेम ही है, लेकिन ये सब प्लेसेस वो गुजरात में बहुत फेमस है। जैसे गुजरात के फेयर्स, कितने सारे मेले यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से लगते हैं। जैसे कि मोढेरा फेयर, वो जो है वो ये मोढेरा महसाणा में लगता है, ठंडी के मौसम में वहाँ पर ये मेला लगता है। बहुचराय जी फेयर जो भी महसाणा के बहुचराय जी गाँव में लगता है। दूसरा श्यामला जी ठाकुर जी फेयर जो श्यामला जी सिटी अरावली में आया हुआ, सौराष्ट्र के अरावली के पास आया हुआ श्यामला जी सिटी में है। भादरवी पूनम फेयर जो अंबाजी बनासकाठा में ये मेला लगता है। भवनाथ महादेव फेयर जो जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ पर, गिरनार माउंटेन पे ये मेला लगता है उनके पास। तरनेतर फेयर जो सुरेंद्र नगर के तरनेतर गांव में ये लगता है। भाड़ियाड़ फेयर जो भाड़ियाड़ अहमदाबाद के पास में आया हुआ छोटा सा प्लेस है भाड़ियाड़, वहाँ पर ये लगता है। दूसरा नाकलंग फेयर जो कोलियाक भावनगर में लगता है, भावनगर के कोलियाक गांव में। माधवपुर फेयर जो पोरबंदर के माधवपुर गांव में ये मेला लगता है। वौठा फेयर जो अहमदाबाद के ढोलका गांव वहाँ पर। मीरा दातार फेयर जो महसाणा के उनावा गांव में होता है। देन
डांग दरबार फेयर, डांग दरबार फेयर जो डांग जिले में, डांग के आहवा जिला है, आहवा प्लेस है, वहाँ पर ये लगता है। गोल गधेड़ा फेयर जो दाहोद में, दाहोद सिटी में जो है ये फेयर लगता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा फेयर, कार्तिक पूर्णिमा फेयर जो गिर जंगलों, गिर के पास सोमनाथ में ये मेला लगता है। और भंगुरिया फेयर, भंगुरिया फेयर जो क्वंत, छोटा उदयपुर जो यहाँ का प्लेस है, वो छोटा उदयपुर में ये मेला लगता है। ये सब जो हमने फेयर्स देखे ना, ये फेयर्स साल के अलग अलग जगह, अलग अलग टाइमिंग पर जो है वो ये मेले लगते हैं। मतलब ऐसा समझो ना कि पूरे साल में शायद ही कोई महीना खाली होगा कि जिन महीनों में हमारे गुजरात में जो है वो कोई मेला ना लगता हो, कोई तरह का ये सेलिब्रेशन ना होता हो। ऑलमोस्ट हर महीनों में यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता ही होता है हमारे गुजरात में। इसी वजह से तो गुजरात की जनता को जो है वो ये मौजिली जनता कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारे प्लेसेस हैं, इतने सारे मेले हर वक्त यहाँ पर लगे रहते हैं। तो ये हमने गुजरात का कल्चरल हेरिटेज देखा कि गुजरात में कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं यहाँ पर घूमने लायक। अब हमारे चैप्टर का दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट देखें जो पॉइंट है इंडिया लैंड एंड पीपल, इंडिया लैंड एंड पीपल। इसका मतलब कि आज हमारे इंडिया में अगर आप जो है वो ये पीपल्स के बारे में देखो ना, इंडिया में अगर पीपल के बारे में आप लोग देखो तो पूरी इंडिया में न जाने कितने रिलीजन और कितनी सारी लैंग्वेज बोलने वाले जो है वो ये लोग हैं, है कि नहीं। तो ये सब लोग इंडिया में आए कहाँ से? इंडिया में जितनी लोगों की वैरायटी है ना, वो शायद पूरी दुनिया में और कोई भी कंट्री में इतनी वैरायटीज़ नहीं है। समझ ना, इंडिया में जितने रिलीजन के लोग रहते हैं और जितनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इतनी अलग अलग भाषा, इतने अलग अलग रिलीजन के लोग वो शायद दूसरे कोई भी कंट्री में नहीं होंगे। लेकिन इंडिया में इतने सारे लोग आए कहाँ से? इतने अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग कैसे आए और क्यों आए, वो हम समझें। तो उनके कुछ रीज़न पहले समझो। ऐसे कहते थे कि इंडिया ने हमेशा से एक पॉलिसी अपनाई है, जो पॉलिसी ये मानते थे कि जो भी आए ना उन्हें हमेशा हर कंडीशन में वो एक्सेप्ट करते थे। इंडिया के लोगों की खासियत है कि यहाँ पर हर कंडीशन में हर किसी को एक्सेप्ट किया जाता था। बाहर से कोई भी लोग आते ना तो इंडिया के लोग उन्हें मना नहीं करते, उल्टा एक्सेप्ट करते, यहाँ पर रहने देते। आज भी दूसरे कितनी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिन कंट्रीज़ में अगर आप रहने जाओ ना तो वहाँ के लोग सिर्फ अपने ही रिलीजन के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे रिलीजन के लोगों को नहीं। जबकि हमारे इंडिया में तो ऐसा था कि यहाँ पर कोई भी रिलीजन के लोग आते ना, हर किसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और दूसरा ये कि हमारी इंडिया हमेशा से रिच कंट्री रही है, रिच एंड प्रॉस्परस कंट्री। हमने पहले भी देखा था कि इंडिया को जो है वो सोने की चिड़िया कहते हैं, सोने की चिड़िया। इतनी प्रॉस्परस, इतनी रिच हमारी कंट्री थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते थे। नहीं, इंडिया जैसी प्लेस पर जाए, यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा, यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा होता था, यहाँ पर इतनी प्रॉस्परिटी थी, इतनी समृद्धि, इतनी रिचनेस थी कि लोग अट्रैक्ट होते थे कि यहाँ पर जाएं इंडिया में। और इंडिया के लोगों की तो हमेशा से खासियत रही है कि वो कभी किसी को मना नहीं करते, हर कोई पर्सन को जो है वो एक्सेप्ट करते थे। इसकी वजह से आज इंडिया में तरह तरह के जो है वो रिलीजन हैं, तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं। इनमें से पहले तो ऐसे मानते थे कि सबसे पहले हमारे इंडिया में द्रविडियन पीपल आए थे, कि जिन्होंने हमारे इंडिया में रहना शुरू किया था। सबसे पहले द्रविडियन कास्ट के लोग यहाँ आए थे। लेकिन आगे कुछ जो है वो रिसर्च ऐसी बताती है कि द्रविडियन से पहले भी कोई 2 कास्ट के लोग यहाँ पर आए थे, है ना। द्रविडियन से पहले भी कुछ लोग आए थे। तो कौन कौन यहाँ पर आए थे हमारी इंडिया में, उनके बारे में समझे। तो कहते हैं हमारी इंडिया में सबसे पहले आए थे वो पर्सन थे नेग्रिटॉइड पीपल, या जिन्हें कहते थे हप्सी पीपल। सबसे पहले नेग्रिटॉइड पीपल इंडिया में आए थे। ये सबसे पुराने जो है, या सबसे पहले यहाँ के इन्वर्ट कहलाते हैं, यहाँ के जो है वो इनहेबिटेंट्स कहलाते हैं, यहाँ रहने वाले लोग। ये कहाँ से आए थे? तो दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। अफ्रीका से होते हुए, बलूचिस्तान से होते हुए इंडिया में आए, है ना। अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए इंडिया में आए थे वो। ये लोग दिखने में कैसे थे? तो ये लोग दिखने में दे वर ब्लैक
दे वर ब्लैक, हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर, है ना, जो 4 से 5 फीट जितनी इनकी हाइट थी और कर्ली हेयर थे, है ना, ब्लैकिश दिखने वाले ये लोग। तो ये थे नेग्रिटॉइड पीपल, ये जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे। लेकिन जब दूसरे लोग यहाँ पर आए ना, द्रविडियन पीपल, आर्यंस पीपल, आगे हम लोग देखेंगे उनके नाम के बारे में, वो लोग जब यहाँ पर आए ना तो उन्होंने इस नेग्रिटॉइड पीपल, इस हब्सी पीपल को इंडिया से निकाल दिया, है ना। आज हमारे इंडिया में ये लोग बहुत कम हैं। दूसरे जो लोग यहाँ पर आए थे ना, वो पर्सन थे, वो थे ऑस्ट्रेलॉइड पीपल, मतलब जिन्हें कहते थे निषाद पीपल। ऑस्ट्रेलॉइड पीपल ये कहाँ से आए थे? तो पीपल ऑफ दिस ट्राइब, सॉरी ट्राइब यहाँ पर, पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये कहाँ से आए थे? तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से जो है वो ये लोग यहाँ पर आए थे। ये दिखने में कैसे थे? इनका फिजिकल फीचर्स कैसा था? तो ये दिखने में ब्लैक स्किन थी इनकी, विथ ब्रॉड हेड, है ना, सिर जो है वो ये एकदम चौड़ा, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, चपटी नाक, शॉर्ट इन हाइट, है ना, हाइट में थोड़ा शॉर्ट एटसेट्रा, ऐसे ये दिखते थे ये नेग्रिटॉइड पीपल। ये नेग्रिटॉइड पीपल जब आगे चलकर आर्यन लोग यहाँ पर आए, आर्यन कास्ट के लोग जब यहाँ पर आए ना, तो वो लोग इन्हें निषाद पीपल कहते थे। निषाद पीपल का जो है वो ये एक मीनिंग ऐसा बनता है कि एक लो कास्ट, एक छोटी जाति के जो है वो ये लोग। इनकी दूसरी भी काफ़ी जाति थी, ऑस्ट्रेलॉइड निषाद पीपल की दूसरी भी जातियाँ थी, जैसे कि कोल, मुंडा, खासी, ये सब जो है वो ये इनके लोग। जब आर्यन और द्रविडियन आए ना, तो ये लोग हमारे इंडिया से निकल कर और इंडिया के पास में ही अंडमान निकोबार आइलैंड पर जाकर जो है वो ये बसने लगे। अंडमान निकोबार, म्यांमार आइलैंड है, वहाँ जाकर ये बसने लगे। आज अंडमान निकोबार पे जो लोग रहते हैं ना, वो जो है वो ऑस्ट्रेलॉइड पीपल या निषाद पीपल हैं, बराबर ना। सबसे पहले ये लोग जो है वो यहाँ पर आए थे। इन्होंने हमारे इंडिया को नई नई स्किल सिखाई थी, जैसे कि क्ले यूटेंसिल्स बनाना और कॉटन क्लोथ्स बनाना और पहनना, या और दूसरी बहुत सारी स्किल इन्होंने हमारे इंडिया को सिखाई थी, है ना। मिट्टी के बर्तन बनाना, कॉटन के कपड़े पहनना और तैयार करना, ऐसी सब स्किल इन्होंने जो है वो हमारे इंडिया के लोगों को सिखाई थी। और आगे चल के ये लोग कहाँ चले गए? तो अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड पे। ऑस्ट्रेलॉइड के बाद दूसरे आते हैं, वो आते हैं द्रविडियन। ये जो है वो ये रियल इंडियंस कहलाते हैं, मतलब कहते हैं कि ओरिजिनली द्रविडियन बिलोंग टू इंडिया। ये जो है वो ये इंडिया के कहलाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि भाई स्टोन एज सिविलाइजेशन से जो है वो ये यहाँ पर आए थे, है ना। दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन। स्टोन एज सिविलाइजेशन से सबसे पहले ये लोग यहाँ पर आए थे। एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो कल्चर, जो मोहनजोदड़ो कल्चर पूरी दुनिया का सबसे पहला कल्चर जो बना ना, वो इन द्रविडियन लोगों ने बनाया था। और कहलाते हैं कि हमारी इंडिया के सबसे पहले और सबसे पुराने मोस्ट एंशियंट पीपल हमारे इंडिया के, वो द्रविडियन कहलाते हैं, क्योंकि द्रविडियन आज भी हमारे इंडिया में है। द्रविडियन से पहले जो लोग आए, नेग्रिटॉइड पीपल और ऑस्ट्रेलॉइड पीपल, वो इंडिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन द्रविडियन नहीं गए, वो आज भी हैं। इसलिए इंडिया के सबसे पुराने जो सबसे एंशियंट पीपल, वो द्रविडियन कहलाते हैं। द्रविडियन ने हमारे इंडिया को बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई। इंडिया का जो भी पुराना कल्चर है ना, जो आज तक चल रहा है, कितनी सारी बातें आज तक चल रही हैं, वो द्रविडियन की जो है वो ये सिखाई हुई है। द्रविडियन ही थे कि जिन्होंने दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। उन्होंने ही मदर को गॉडेसेस, मतलब कि भाई मदर को माता की तरह और मदर को देवी की तरह एंड फादर को देव की तरह, मतलब भगवान की तरह जो है ये माना जाता था। इसी वजह से तो जो शिव पार्वती का जैसे कॉन्सेप्ट है कि हमेशा फादर और मदर को शिव और पार्वती से कंपेयर किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट जैसे द्रविडियन ने हमें दिया था। यही द्रविडियन पर्सन थे कि जिन्होंने द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप, दीप एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन। जो आज हम लोग हिंदू रिलीजन में धूप, दीप, आरती से जो प्रेयर करते हैं,
कहते हैं ना, धूप दीप और आरती वगैरह जो है वो की जाती है भगवान की, ये जैसे द्रविडियन ने शुरुआत की थी, उन्होंने जो है वो पूरी इंडिया को सिखाया था, है ना, जो रिवाज आज तक चल रहा है कि नहीं, इन्होंने ही तो रियली हमें ये सिखाया था। इन्होंने ही जो है हमारे कल्चर में गॉड एंड गॉडेसेस को जैसे ऐड किया था, मतलब देवी देवताओं की कैसे पूजा की जाती है, उन्हें क्यों माना जाता है, वो जैसे द्रविडियन पीपल्स ने जो है वो रियली हमें बताया था। इसके अलावा यही लोग थे हु हैड स्टार्टेड मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली, एक फैमिली सिस्टम, एक मैट्रियार्चल सिस्टम कि जिनके अंदर जो है वो ये कैसे किस तरह से मैरिज करके, किस तरह से शादी करके घर बसाया जाता है, ऐसे सिस्टम वो द्रविडियंस ने जो है वो ये हमें सिखाए थे, बराबर ना। यही थे जिन्होंने जिन्होंने जो है वो ये मैरिज सिस्टम वो शुरुआत किया था। इसके अलावा यही नहीं, उन्होंने बहुत सारी जो है वो ये स्किल भी हमें सिखाई। द्रविडियन प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट, बोट तैयार करना, पानी में चलने वाली बोट तैयार करना, राफ्ट तैयार करना। इसके अलावा वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग, कपड़े सीना, कैसे कॉटन में से कॉटन क्लोथ बनाना, डाइंग करना, उन्हें डाई करना, कलर करना, ये सब जो है वो द्रविडियंस ने हमें सिखाया था। द्रविडियन पीपल वो सबसे पहले आए थे ना तो नॉर्थ इंडिया में आकर बसे थे, ध्यान से सुनना। द्रविडियन पीपल जब इंडिया में आए तो वो नॉर्थ इंडिया में जो सिंधु रिवर है हिमालय के पास में, वहाँ आकर सबसे पहले बसे थे। लेकिन जब आर्यंस पीपल आए ना, उसके बाद जब आर्य जाति के लोग, आर्यंस पीपल जब वो आए वहाँ पर, तो उन्होंने द्रविडियंस को नॉर्थ इंडिया से हटा दिया और द्रविडियन नॉर्थ इंडिया छोड़कर साउथ इंडिया में आकर रह गए और परमानेंट रह गए। आज साउथ इंडिया में जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब जो भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, ये सब ओरिजिनली द्रविडियन पीपल कहलाते हैं, है कि नहीं। आज भी ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा बोलने वाले जो साउथ इंडिया के लोग हैं कि नहीं, वो लोग ओरिजिनली द्रविडियन ही कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब लोग हमारे इंडिया में आकर धीरे धीरे रहे ना, और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमारे इंडिया के लोगों को जो है वो ये सिखाई थी। इसके अलावा दूसरी ट्राइब्स अगर देखें ना तो वो थे उसके बाद मंगोलॉइड ट्राइब, मंगोलॉइड या किराट पीपल जिसे कहते हैं। ये लोग कहाँ से आए थे, तो मंगोलॉइड ट्राइब केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिबेट एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। ये नॉर्थ चाइना से जो है वो ये आए थे यहाँ पर, तिबेट से होते हुए यहाँ इंडिया में आए, और इंडिया में ईस्ट इंडिया जो हम लोग कहते हैं ना, ईस्ट इंडिया, ईस्ट साइड, जिसमें आता है आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, इन सब प्लेसेस पर आकर रह गए। ऐसे ही जस्ट आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को आसाम, सिक्किम, भूटान उस तरफ आप लोग देखते होगे ना, तो उनमें जो है वो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़। जैसे कि देखो उनमें जो है वो ये इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें ना, दिखने में कैसे थे, जैसे कि येलो कॉम्प्लेक्शन, मतलब थोड़े से येलोइश टाइप दिखने वाले, फ्लैट फेस, एकदम चपटा जो है वो चेहरा, चबी चिक्स, है ना, एकदम गोल मटोल गाल, आलमंड शेप आइज, एकदम आलमंड शेप मतलब बादाम की तरह चपटी आंखें, जैसे जो वो चाइनीज पीपल की होती है, बादाम की तरह एकदम चपटी आंखें, वैसी आंखें इनकी होती है। आप लोग इमेजिन करो, वो आसाम सिक्किम की तरफ जो लोग रहते हैं ना, वो दिखने में ऐसे ही होते हैं, थोड़े से हाइट में छोटे, एकदम चपटी आंखें होती है, एकदम चबी चिक्स होते हैं कि नहीं। ये लोग ओरिजिनली कौन कहलाते हैं, मंगोलॉइड पीपल कहलाते हैं। और इनके इसी देखाव की वजह से, इसी तरह से दिखते हैं ना, इसी वजह से ये लोग किराट पीपल भी कहलाते हैं। तो ध्यान आ रहा है ना, ये भी लोग हमारे इंडिया में आए थे। देखो ये सब अलग अलग जाति के लोग हमारे इंडिया में आए, इसी वजह से तो आज इंडिया में इतनी सारी जो है वो वेराइटीज़ देखने को मिलती है ना, इतने सारे तरह के लोग हैं ना। इसके अलावा भी जो आए थे वो थे अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड कास्ट। ये जाति के लोग भी है, अल्पाइन जाति, दिनारिक, आर्मेनॉइड, ये तीनों ही वो आए थे जनरली सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से होते हुए यहाँ पर आए थे। एंड ऑल दिस थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज, ये तीनों ही दिखने में एक जैसे थे। और ये जाति के लोग जब इंडिया में आए ना, सुनो, ये लोग भी आए मतलब पूरी जाति, पूरी का पूरा झुंड आता था, जैसे पूरा का पूरा गांव आकर जो है वो इंडिया में आकर बसता था और इंडिया के अलग अलग जगहों पर जाकर रहता था। और सालों तक जब वो यहाँ पर रहता तो वो
जैसे इंडिया को अपना परमानेंट घर जो है वो ये बना देते हैं ना। ये कोई भी आते हैं, अल्पाइन, दिनारे, कार्मेनॉइड, आगे भी देखा मंगोलॉइड, द्रविडियन, वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया को परमानेंट बना लिया ना। ये तीनों जब आए ना, अल्पाइन, दिनारे, कार्मेनॉइड, एंड द ओरिजिन ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर ऑफ गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगहों पर जाकर रह गए। गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाली बोलने वाले, उड़ीसी बोलने वाले, ये सब जाति के लोग वो ओरिजिनली अल्पाइन, दिनारे, कार्मेनॉइड ये लोग थे। तो देखो ये सब लोग भी जब यहाँ पर आए तो इंडिया के अलग अलग कोनों में चले गए ना, और नई नई जातियाँ, नई नई भाषाएं यहाँ पर बनाने लगे, बराबर। और इसके बाद आखिरी में आए थे वो थे आर्यंस, द आर्यंस अगर हम लोग कह सके ऐसे। आर्यन या जिन्हें दूसरा नाम कहते थे नॉर्डिक पीपल, नॉर्डिक पीपल। आर्यंस वो हमारी इंडिया में जो है वो ये रियली जो हिंदू रिलीजन है वो जो है वो ये आर्यंस कहलाते हैं, बराबर ना। हिंदू रिलीजन की जैसे शुरुआत वो इन आर्यंस ने की थी। यही थे कि जो इंडिया में आकर बस गए, हमेशा के लिए यहीं रह गए, और इंडिया में किंगशिप मतलब राजाशाही वो इन्होंने शुरुआत की थी, राजाशाही इन्होंने शुरुआत की। कहते हैं हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम में हिंदूज को ही आर्यंस कहा जाता था। एंड द एरिया वेयर दे डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यव्रत, और जहाँ पर ये हिंदू लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं ना तो उन्हें आर्यव्रत, वो जगह को आर्यव्रत कहते थे। इसके अलावा वो जहाँ पर रहते थे ना वहाँ पर 7 रिवर्स, एज 7 रिवर्स वर फ्लोइंग ओवर देयर, उस एरिया में, उस आर्यव्रत में 7 नदियाँ बहती थी आसपास। इसी वजह से उस रीजन को, दैट रीजन वॉज नेम्ड सप्त सिंधु, इसलिए उसे सप्त सिंधु कहते थे कि वहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी। आर्यंस वहाँ पर आकर जो है वो रहे थे। इसके अलावा यही पर्सन थे कि जिन्होंने इंडिया को एक नई पहचान दी, हमारे भारत को एक नई पहचान दी। वो जब यहाँ पर रहे ना, सालों तक यहाँ पर रहे, और उन्होंने पूरी इंडिया में, ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में जो है वो ये खुद को फैला दिया। इन आर्यंस ने पूरी इंडिया में खुद को फैला दिया, और ये आर्यंस हमारी इंडिया के राजा बनकर रहे, हमारी इंडिया के राजा बने थे। और इसी वजह से हमारे भारत के जो अलग अलग तरह के जो भी नाम बोले जाते हैं ना, वो शायद इन आर्यंस की वजह से ही बोले जाते हैं। जैसे कहते हैं कि दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज विथ वेरियस नेम्स, ये वास्ट लैंड मतलब इतनी बड़ी जमीन जहाँ पर ये आर्यंस रहते थे, समझो पूरा भारत, उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, जैसे कि भारत भूमि, भारत खंड या भारतवर्षा, ये नाम जो है वो इन्हें दिए जाते थे। और आगे चलकर भी आफ्टर द नेम ऑफ किंग आर्य भरत और भारत ट्राइब, या तो आगे चलकर भी आर्य जाति के भरत राजा थे, उन्हीं पर से ही हमारे देश का नाम वो भारत पड़ा था। हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा ना, वो इस भारत नाम के आर्यन जाति के जो राजा थे भरत, उन्हीं पर से ही हमारे देश का नाम भरत भी पड़ा था। और ये जो आर्यंस थे ना, ये कैसे थे? ये जनरली नेचर लवर्स थे, कुदरत को ये बहुत पसंद करते थे। इनको ही जो है जैसे इन्होंने ही पूरी इंडिया को ये सिखाया था। दे लव एंड वर्शिप द ट्रीज, रिवर्स एंड द माउंटेन, सन, विंड एंड द रेन। कहते हैं ना, पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को, सूर्य को, हवा को, बारिश को, हर किसी की प्रेयर करना, हर किसी को जो है वे प्रेयर करना, वो जैसे इन्होंने सिखाया था। आर्यंस ने ही पूरी इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को ये सिखाया था। इन्होंने ही रिलीजियस एक्टिविटीज शुरू की थी। वो कहते हैं ना, जनरली जो है वो हवन वगैरह करना, इस तरह के जो है वो वर्क करना, ऐसी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ वो जैसे इन्होंने आर्यंस ने शुरू की थी। यही थे कि दे हैड कंपोज्ड हिम्स मीन्स रिचास फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट, अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स की प्रेयर के लिए रिचास मतलब हम लोग जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि हिम्स या समझो पोयम्स, श्लोक वो इन्होंने तैयार किए थे। आज हमारे हिंदू रिलीजन में अगर आप देखो, हमारे इंडिया में अगर आप देखो, तो हर चीज़ के लिए, हर किसी की प्रेयर के लिए कोई ना कोई तरह के श्लोक हैं। नेचर की भी जब हम प्रेयर करते हैं, कोई आप नदी, सूर्य भगवान की,
या फिर जो है ये हवा की, पेड़ों की, किसी की भी हम लोग प्रेयर करते हैं ना, किसी की भी पूजा करते हैं ना, तो उनके लिए कोई ना कोई श्लोक बने हुए हैं। ये सब श्लोक इन्होंने बनाए थे, आर्यंस ने। तो देखो हमने जैसे देखा ना कि यहाँ पर इतने सारे तरह के लोग हैं। द्रविडियंस आए, उनसे पहले भी नेग्रिटॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक, आर्मेनॉइड, मंगोलॉइड, आर्यंस, ये सब लोग यहाँ पर आए। होता है ये लोग क्यों यहाँ पर आए, तो यहीं पे ही रहकर यहीं पे ही हमेशा के लिए क्यों बस गए, चले क्यों नहीं गए वापस? ये सब लोग हमारे इंडिया में आए थे तो वापस चले क्यों नहीं गए? क्योंकि इसका एक रीज़न मैंने पहले बताया था कि इंडिया हमेशा से रिच और प्रॉस्परस कंट्री है, सोने की चिड़िया कहलाती थी, इसलिए ये सब लोग तो यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट होते थे, हमेशा यहाँ पर जो है ये आने की कोशिश करते यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, तो धीरे धीरे वो जो है वो अपनी खुद की पहचान भी भूल कर इंडिया के रंग में जैसे रंग जाते हैं। सही बात है, ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया के रंग में रह जाते हैं। जैसे कि आर्यंस और द्रविडियन पीपल भी यहाँ पर आए, तो उन लोगों ने इंडिया को ही अपना घर बना लिया, उनको वापस जाने की कभी भी इच्छा नहीं हुई। इवन उन्होंने जो है वो अपनी आइडेंटिटी भी खो दी, अपनी पहचान भी खो दी। कितने सारे राजा थे जो दूसरे देश से यहाँ पर आए और उन्होंने जो है वो अपना रिलीजन बदल दिया कि अब हम इंडियंस बनकर रहेंगे, अपना नाम तक बदल दिया, अपनी भाषाएं बदल दी। यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ उन्होंने शादी की, अपना जो है वो ये घर बनाया यहाँ पर। समझो कि उन लोगों का इंडियनाइज्ड हुआ। क्या हुआ? इंडियनाइज, यहाँ सब कहो कि इंडियनाइजेशन हुआ उनका। और इसकी वजह से वो लोग हमेशा के लिए इंडियंस बनकर रह गए। जितने भी लोग यहाँ पर रहे ना, उनको इंडिया इतना पसंद आया कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर इंडियंस बनकर रह गए। इसी वजह से तो आज तक वो लोग यहाँ पर हैं, और उनकी जनरेशन टू जनरेशन अगर आगे देखते रहो तो आज हम लोग भी तो उन्हीं की ही एक जनरेशन कहलाते हैं ना। आज इंडिया में जितने भी रिलीजन, जितने भी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो सब यही लोग हैं, बराबर। तो देखो हमारे इंडिया का जो है वो ये हेरिटेज, ये हमारे इंडिया का कल्चर कितना पुराना है, 5000 सालों से भी पुराना है हमारा कल्चर। इसी की वजह से तो हमारी इंडिया की शान बनी रहती है। और इन्हीं पर हमारे चैप्टर का आखिरी पॉइंट आता है एक, वो आता है प्रिवेंशन ऑफ हेरिटेज। प्रिवेंशन ऑफ हेरिटेज, इस हेरिटेज को बचाना। देखो ये सब चीज़ें है ना, वो हमारा हेरिटेज, हमारी विरासत है। कितने सारे इंडिया में आए हुए महल, कितनी सारी जो है वो मॉन्यूमेंट्स, पुरानी जो है वो ये चीज़ें, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारा रहने का ढंग, ये सब हमारा हेरिटेज, हमारी विरासत है। और इसकी प्रिवेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि कल भी हमने बताया था कि यही चीज़ वो हमारे इंडिया की पहचान बनती है। अगर यही चीज़ ना होती ना, तो शायद हमारे इंडिया की कुछ भी पहचान ना होती। जैसे अगर प्लेसेस के बारे में भी सिर्फ बात की जाए ना, प्लेसेस के बारे में भी बात की जाए सिर्फ, कि जैसे ताजमहल जैसा जो है वो फेमस प्लेस, जब कोई बाहर के देश के लोग पूछते हैं ना आप इंडिया क्यों जा रहे हो, तो हम लोग भाई ताजमहल देखने जा रहे हैं, है ना। तो ताजमहल, इन्हीं से ही तो इंडिया की पहचान है ना। अगर ऐसी कोई भी प्लेस ना होती, तो सिर्फ ताजमहल नहीं, लेकिन हर सिटी में ऐसी प्लेसेस हैं, अगर इनमें से कोई भी प्लेस ना होती, फिर अगर कोई पूछता कि आप इंडिया में क्यों जा रहे हो, क्यों, घर देखने खाली, सिर्फ रिश्तेदारों से मिलने, ऐसा नहीं ना। लेकिन ये हेरिटेज वो हमारे देश की पहचान बनती है। और सिर्फ प्लेसेस क्यों, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का कपड़े पहनने का ढंग, यहाँ पे जो वुमेन साड़ी पहनती हैं, वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है कि ये इंडियन कल्चर है, साड़ी पहनना इंडियन कल्चर है। और आज पूरा वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट कर रहा है। और हम लोग इंडियंस ही उन्हें भूलते जा रहे हैं। हम लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं और वो लोग जो है भैया हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम लोग उनका कल्चर अपना रहे हैं, बराबर ना। ऐसा बदलता जा रहा है और हम लोग अपना ही हेरिटेज, अपना ही कल्चर भूलते जा रहे हैं। सही बात है। इसीलिए इस हेरिटेज को प्रिवेंट करना हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जवाबदारी बनती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को प्रिवेंट आप तभी कर पाओगे जब तक उसकी इम्पोर्टेंस आप समझोगे। तो इस हेरिटेज की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, और उन्हें प्रिवेंट करना हमारी ड्यूटी है। और शायद इसी ड्यूटी की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे कानून में भी आर्टिकल 51A में, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 51A में ये जो है वो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो प्रिवेंशन ऑफ हेरिटेज के बारे में है। मतलब हमारे गवर्नमेंट, हमारा कानून भी हमें कहता है कि इस हेरिटेज को बचाना चाहिए। और क्या कहता है वो कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर, इट्स रिचनेस एंड टू प्रिजर्व इट। वो लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे कानून में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारे हार्मोनियस कल्चर, हमारे इतने शानदार कल्चर को, उसकी इम्पोर्टेंस समझो कि शायद अगर ये कल्चर ही ना होता तो हमारे देश की पहचान ही ना होती। इसकी इम्पोर्टेंस समझो, इसकी रिचनेस को समझो कि ये कितना जो है वो ये महान है हमारा कल्चर, और फिर इसको प्रिजर्व करो, कैसे संभालो। आप लोग दूसरों की देखा देखी अपने देश की जो है वो इम्पोर्टेंस मत भूलते जाओ, ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। इसके अलावा मेंटेनिंग द फॉरेस्ट, पॉन्ड, रिवर, लेक एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स along with conserving the natural environment and have compensation for all living creators। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है वो बचाने की कोशिश करो, हमारे नेचर को, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करो, पॉल्यूशन ना फैलाओ। और इसके अलावा फॉरेस्ट, पॉन्ड, रिवर, लेक, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबको भी कंजर्व करो, इन सबको भी संभालने की कोशिश करो। और जितने भी लिविंग क्रिएटर्स हैं सबके साथ कंपेंसेशन, मतलब सबके साथ दया भावना, सबके साथ मिलजुल कर रहो। सही बात ना, इन्वायरमेंट को संभालो और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके साथ हमेशा मिलजुल कर रहो। एंड दूसरा कहते हैं प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया एंड गिव अप वायलेंस। इंडिया की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो भी घूमने लायक गवर्नमेंट के बनाए हुए पब्लिक प्लेसेस हैं, उनका प्रोटेक्ट करो और वहाँ पर वायलेंस ना करो, कोई भी तरह का वायलेंस, कोई भी तरह की हिंसा नहीं, कोई भी चीज़ को वहाँ पर ख़राब ना करो, है ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे हेरिटेज को बचाना ये हमारे इंडिया के लोगों की ही जवाबदारी है। सही बात ना, क्योंकि अगर हम लोग ही इसे बचाएंगे ना, तो जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया का ही नाम होगा, हमारा ही जो है वो ये नाम पूरी दुनिया में रहेगा कि नहीं, इंडिया का कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा महान है। ठीक है, तो आज जैसे हमने इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इंडियन कल्चर के बारे में समझा, उसकी इम्पोर्टेंस, यहाँ के पुराने लोगों के बारे में भी समझा। अब इन कल्चर के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन हम लोग दूसरे आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।